Hello all, this is Vikram Verma from New St. Stephen Public School Unit 3rd, and today we are going to finish our chapter of class 11 from microeconomics, that is consumer equilibrium utility analysis. Class 11th chapter, consumer equilibrium utility analysis. So in the first video we have covered several topics such as the who is consumer, concept of utility, measurement of utility, that is cardinal and ordinal measurement, concept of total utility and marginal utility. In this video we are going to cover few topics such as law of diminishing marginal utility, concept of consumer equilibrium, marginal utility analysis and consumer equilibrium, and the basic limitation of consumer utility analysis. So let us start with the first topic of our chapter, first topic of this video, that is law of diminishing marginal utility. So law of diminishing marginal utility क्या है? Law of diminishing marginal utility state that as more and more standard unit of a commodity are consumed continuously, marginal utility derived from every additional unit must decline. Indeed, it is a very natural to happen in respect of all goods and services. It is therefore called the fundamental law of satisfaction और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ. ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का? बहुत ईजी है, आप समझिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप गर्मी का समय है और आप घर के बाहर थे प्लेग्राउंड में, है ना, आप क्रिकेट खेल के आए घर के बाहर से. ठीक है, आपने घर पे आके सेवरल ग्लास ऑफ वाटर ड्रिंक किया. ठीक है, तो जब आपने फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर ड्रिंक किया तो उससे आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिली होगी. ठीक है, फिर आपने अगर सेकंड ग्लास और ड्रिंक किया वाटर का तो उससे आपको थोड़ी सी कम सेटिस्फैक्शन मिलेगी. ठीक है, फिर आप जब थर्ड ग्लास ऑफ वाटर का कंज्यूम करोगे तो आपको उससे थोड़ी सी और कम सेटिस्फैक्शन मिलेगी. ठीक है, तो यही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है. ठीक है, एज मोर एंड मोर ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अ कमोडिटी आर कंटिन्यूसली कंज्यूम्ड. जब हम किसी भी स्टैंडर्ड यूनिट किसी भी कमोडिटी का कंटिन्यूसली कंज्यूम्ड करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे अ कप ऑफ टी इज़ अ स्टैंडर्ड यूनिट. ठीक है ना, नॉट अ बकेट ऑफ टी. ठीक है, तो ये क्या है आपका स्टैंडर्ड यूनिट है. ठीक है, अ ग्लास ऑफ वाटर दैट इज़ अ स्टैंडर्ड यूनिट. ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड यूनिट है. तो हम जब किसी भी कॉमोडिटी का मोर और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट कॉमोडिटी का जब कंटिन्यूसली कंज्यूम्ड करते हैं तो उससे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हर एडिशनल यूनिट के साथ गिरना स्टार्ट हो जाती है, मतलब डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, मतलब जब हम हर बार एक अतिरिक्त कॉमोडिटी की यूनिट को कंज्यूम्ड करते हैं तो हमारा सेटिस्फैक्शन जो लेवल है हर कॉमोडिटी के साथ क्या होना चालू हो जाता है, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, अगर आपको इसे समझना है तो ये आपके सामने एक टेबल है, इससे आप समझ सकते हैं कि, है ना. देखिए, इसमें कुछ यूनिट्स हैं जिसको हमने कंज्यूम्ड किया, है ना, तो उससे हमें आप सामने टेबल में टोटल यूटिलिटी भी देख सकते हैं और मार्जिनल यूटिलिटी भी देख सकते हैं, है ना. तो जैसे जैसे यहाँ पर कंजप्शन बढ़ता जा रहा है यूनिट का, टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है. पहले 15 थी, फिर 13, फिर 12, फिर 11, फिर 10, है ना. तो ये मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा एडिशनल यूनिट के कंजप्शन से क्या हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है ना. ये फंडामेंटल लॉ है सेटिस्फैक्शन का, कि सेटिस्फैक्शन हमारी क्या कहते हैं कॉमोडिटी के बढ़ने से क्या होती जाती है, कम होती जाती है. ठीक है, अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर का वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. तो चैप्टर का भी नाम यही था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. ठीक है, और टॉपिक भी अब हम यही पढ़ने वाले हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है क्या एक्चुअली? ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर इन अ कंज्यूमर गेट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ हिज गिवन इनकम एंड ही हैज़ नो टेंडेंसी to make any change in his existing expenditure. In other words,
अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही रिगार्ड हिज एक्चुअल बिहेवियर एज इज बेस्ट पॉसिबल अंडर द सर्कमस्टेंस एंड फील्स नो नेसेसिटी टू चेंज हिज बिहेवियर एज लॉन्ग एज सर्कमस्टेंसेस रिमेन अनचेंज्ड। इसका ये मतलब है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, जब एक व्यक्ति को कुछ इनकम होती है, उसके पास कुछ रिसोर्स होते हैं, उस रिसोर्स को यूज़ करके जब वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ले पाता है, ठीक है, एक व्यक्ति है उसके पास कुछ रिसोर्सेज हैं, ठीक है, तो जब वो उन रिसोर्सेज को यूज़ करके अपना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उनसे एक्सट्रैक्ट करता है ना, तो वो एक पोजीशन होती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, ठीक है। इसको और थोड़ा सा समझते हैं। व्हेन अ कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है ना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक्चुअली एक सिचुएशन है, ठीक है। कैसी सिचुएशन है? जिस सिचुएशन में कंज्यूमर को क्या मिलता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, जब वो अपनी गिवन इनकम का पूरी तरीके से यूज़ करता है। जब मतलब अगर आपके पास, आप मार्केट में जाओ और आपके पास 100 रुपीज़ हैं और आप 100 रुपीज़ का यूटिलाइजेशन करो, और यूटिलाइजेशन करने से अगर आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो वो एक प्रकार से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कह सकते हैं, एक प्रकार से, ठीक है। एक्चुअली में हम उसको नहीं कहेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा केस अलग है ना। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वही एक एक्चुअल बिहेवियर है ना, जिसमें वो अपना बेस्ट पॉसिबल, यानी कि जो उसके पास बेस्ट पॉसिबल इनकम है उसका वो यूज़ कर पाता है, ठीक है, और उससे वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ले पाता है, ठीक है। इसकी सिंपल डेफिनेशन एक और कह सकते हैं आप, अ कंज्यूमर इज इन अ इक्विलिब्रियम व्हेन हिज गिवन इनकम एंड मार्केट प्राइस ही प्लान्स हिज एक्सपेंडिचर इन सच अ मैनर दैट ही मैक्सिमाइजेस टोटल सेटिस्फैक्शन, है ना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? ये एक ऐसी पोजीशन है जब एक व्यक्ति अपना इनकम को बराबर करता है मार्केट प्राइस के, मतलब कि ये है कि जब वो अपनी इनकम को अपने खर्चे के बराबर करता है, ठीक है, और इस प्रकार से करता है कि उसको जो कमोडिटी वो परचेज़ करना चाहता है उससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है। तो वो कंडीशन जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब जो कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, ठीक है, उसको हम दो टाइप से समझ सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं अगला टॉपिक, पहले मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो now we address the basic question of this chapter: how much of a commodity a consumer buy so that he maximize his satisfaction and attain a point of equilibrium। अभी मैंने बताया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक स्टेट है जो एक कंज्यूमर अटेंड करता है जब वो मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन को अटेंड करता है अपनी गिवन इनकम में या अपनी गिवन रिसोर्सेज में, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन यही अराइज हो रहा है कि कितनी कमोडिटी एक कंज्यूमर को खरीदनी है ना। हाउ मच कमोडिटी अ कंज्यूमर बाय सो ही मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन, ताकि उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमम हो सके, है ना, और वो इक्विलिब्रियम के पॉइंट तक पहुंच पाए, है ना। सो ही अटेंड द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसको डिस्कस करने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे पास दो डिफरेंट सिचुएशन है, ठीक है। जब कंज्यूमर परचेज करता है वन कमोडिटी को, ठीक है, व्हेन ओनली वन कमोडिटी इज कंज्यूम्ड, है ना। जब कंज्यूमर एक कमोडिटी को कंज्यूम करता है तो उसको वन कमोडिटी केस कहते हैं। दूसरा, जब कंज्यूमर दो या दो से ज़्यादा कमोडिटी को कंज्यूम करता है तो उसको टू कमोडिटी केस कहते हैं, ठीक है। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस है, ठीक है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस देखते हैं। So, consumer equilibrium, one commodity case, purchase of a commodity by a consumer depend on the three factor, ठीक है। एक, जब कंज्यूमर परचेज करता है कमोडिटी को तो तीन बातें हो, तीन फैक्टर्स होते हैं उसके। सबसे पहला, उस कमोडिटी का प्राइस क्या है, ठीक है। दूसरा, मार्जिनल यूटिलिटी उस कमोडिटी से कितनी मिल रही है, या टोटल यूटिलिटी कितनी ड्राइव्ड हो रही है उस कमोडिटी को यूज़ करने से, मतलब सेटिस्फैक्शन लेवल कितना है, ठीक है। यूटिलिटी में मीन्स परचेजिंग पावर, तो परचेजिंग सेटिस्फैक्शन लेवल, तो सेटिस्फैक्शन लेवल उससे हमारा कितना है, ठीक है, वांट सेटिस्फाइंग पावर। अगला है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है 3 फैक्टर बताए मैंने। पहला फैक्टर था प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी को हम पी कहेंगे, है ना, प्राइस को पी से डिनोट करेंगे, और एक्स लगाएंगे हम सबस्क्रिप्ट, मतलब एक्स नीचे लगाएंगे पी के, तो ये बन जाएगा पी एक्स। एक्स का मतलब कमोडिटी, तो ये पी एक्स हो गया। दूसरा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी। मार्जिनल यूटिलिटी को हम एम यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम और कैपिटल यू, तो ये हो जाएगा एम यू एक्स। एक्स क्या है? कमोडिटी। तीसरा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी कि एम यू एम। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें थी। तो ये सबसे पहला जो था प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ये जानते हैं आप। मार्जिनल यूटिलिटी ये पढ़ चुके हैं आप। ठीक है, टोटल कमोडिटी के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था वो मार्जिनल यूटिलिटी था, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था ये। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जिसको मैंने बताया कि हम एम यू एम के नाम से डिनोट करते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, तो इसको डिस्कस करते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब होता है वर्थ ऑफ ए रुपीज़। ठीक है, इसको समझते हैं हम यहाँ पे। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज रेफर्स टू द वर्थ ऑफ अ रुपीज़ टू अ कंज्यूमर। What is a worth of rupees? A consumer defines it in a term of utility that he derived from a standard basket of good that he can buy with a rupees। ठीक है, तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी की कितनी वर्थ है रुपीज़ में, यानी कि हम यहाँ पर रिलेशनशिप देख रहे हैं। किसका रिलेशनशिप देख रहे हैं? मार्जिनल यूटिलिटी का और मनी का, है ना। तो मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द वर्थ ऑफ अ रुपीज़। ठीक है, तो यानी कि ये है कि एक मतलब कि रुपये की कितनी वर्थ है, मतलब कि जो यूनिट है रुपये की, उस रुपये की यूनिट में हम कितनी यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी परचेज़ करते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, वही होगी वर्थ यहाँ पर रुपये की, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे इसको हम समझ सकते हैं और अच्छे से। इफ़ अ रुपी कैन बाय 100 ग्राम्स ऑफ शुगर, 500 ग्राम्स ऑफ राइस एंड 500 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट। ठीक है, एंड which represent a standard basket of good to the consumer, and if the total utility from these goods say 4 utils to the consumer, then 4 is to be taken as the marginal utility of money। ठीक है, अगर 1 रुपये हमने खर्च किया और उससे 100 ग्राम्स शुगर या 500 ग्राम्स राइस या 500 ग्राम्स हमने सॉल्ट परचेज किया, ठीक है, तो जो टोटल यूटिलिटी मिल रही है इन गुड्स को कंज्यूम करने के बाद वो कितनी मिल रही है? यहाँ पर 4 यूटिल्स की मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, तो 4 इज टेकन एज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो 4 को हम क्या कहेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे मनी की। ठीक है, आगे दिस बिकम हिज स्टैंडर्ड रेफरेंस, है ना, वेन एवर ही इज़ बाइंग एनी कॉमोडिटी। तो ये उसका क्या हो जाएगा कि स्टैंडर्ड रेफरेंस हो जाएगा, है ना, जब भी वो कोई भी कॉमोडिटी को परचेज करेगा। बाइंग अ यूनिट ऑफ कॉमोडिटी एक्स फॉर अ रुपीज़ वुड मीन द कंज्यूमर एक्सपेक्ट 4 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ कॉमोडिटी एक्स। ठीक है, तो अब अगली बार जब वो कोई भी कॉमोडिटी को परचेज करेगा तो वो यही सोचेगा कि जो 4 यूनिट हैं यूटिलिटी की वो मुझे ये 1 रुपया खर्च करने से मिलेंगी, है ना। तो ये था एम यू एम, जिसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, है ना, एम यू एम। ठीक है, मतलब रुपये की वर्थ। यानी इस एम यू एम में हमने बेसिकली सिर्फ इतना किया है कि मार्जिनल यूटिलिटी को हमने रुपीज़ से कंपेयर कर दिया है। ठीक है, तो मतलब जब हम 1 रुपया खर्च करेंगे, मतलब 1 रुपी जब हम खर्च करेंगे, रुपए की जो बेसिक यूनिट है यहाँ पे 1 रुपी, तो जब हम 1 रुपी खर्च करेंगे, मनी की बेसिक यूनिट यहाँ पर रुपी है इंडिया में, तो जब हम 1 रुपी खर्च करेंगे तो उससे कितना मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव्ड होगा। सिर्फ एक लाइन एम यू एम के लिए जब हम 1 रुपी खर्च करेंगे तो उससे कितना मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव्ड हो जाएगा। तो ये एम यू एम है कि हमने बेसिक यूनिट बना ली। ठीक है, एम यू एम। तो अगला है, तो हम यहाँ पर जो समझ रहे थे वो क्या समझ रहे थे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस। ठीक है, तो उसके लिए मैंने पी एक्स यानी प्राइस ऑफ अ कमोडिटी पता है आपको, मार्जिनल यूटिलिटी पता है आपको, और अब आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी पता है। ये तीनों टर्म्स आपको पता है। लेट जस्ट स्टार्ट वन कमोडिटी केस। ठीक है, तो वन कमोडिटी केस में हमारी कंडीशन क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है, हम कैसे फाइंड करते हैं? ठीक है, इसकी इक्वेशन कुछ इस टाइप से है, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू एम यू एन, है ना। जब ये क्वेश्चन आ जाएगी हमारी तो हमारा क्या बन जाएगा? हमारा अपने आप हमें ये पता चल जाएगा कि ये कंडीशन आइडियल है और इसी कंडीशन से हम एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकते हैं ना। तो ये कंडीशन हमारी किसकी? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। ठीक है, जब इस पोजीशन पे हम आ जाते हैं तो हमारी जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाता है। ठीक है,
तो इसको समझने के लिए हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ये सिचुएशन हमारे सामने कैसे अराइज होगी, हम यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिट दे रखी है आपके सामने, एक टेबल है उसमें यूनिट दे रखी है कॉमोडिटी एक्स की 1 2 3 4 में हमने पहले एक यूनिट कंज्यूम करी, फिर 2 करी, फिर 3 करी, 4 करी, 5 करी, 6 करी। तो इस हिसाब से आपके सामने एक यूनिट दे रखी है। उसके बाद एम यू एक्स दे रखा है 20 18 16 8 0 एंड -5, है ना। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी दे रखी है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, कंडीशन के हिसाब से एम यू एम निकालना है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी निकालनी है। तो ये कैसे निकलेगा, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स करके, ठीक है। तो अब हम पहले क्या करते हैं, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स निकालते हैं, ठीक है। तो यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब ये है कि हम जो अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो कॉमोडिटी परचेज कर रहे हैं, उस कॉमोडिटी को परचेज करने से, है ना, हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी इन टर्म्स ऑफ मनी, हमें यहाँ पर ये पता करना है ना। और इसको पता, इस न्यूमेरिकल के लिए कुछ चीज़ें और भी पता होनी चाहिए आपको, जैसे कि इसमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो 2 यूटिल्स की है। मतलब ये है कि हम जब 1 रुपया खर्च करें तो हमें 2 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, हमारी एक्सपेक्टेशन है ना। ये क्या है हमारी एक्सपेक्टेशन, क्या एक्सपेक्टेशन है हमारी कि एम यू एम क्या है हमारा 2 यूटिल्स का है, ठीक है। आगे प्राइस है जो हमारा कॉमोडिटी का, वो कितना है 4 यूनिट का है, ठीक है। तो पी एक्स बराबर 4 यूनिट। चलिए अब हम निकालते हैं यहाँ पर हमारी कंडीशन को पूरा करने के लिए। तो अब हम यहाँ पर 20 यहाँ पर क्या है मार्जिनल यूटिलिटी है ना। तो मार्जिनल यूटिलिटी को हम प्राइस से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स करेंगे, ताकि हमें एम यू एम पता चले। तो जब मैंने एम यू एक्स अपॉन पी एक्स यानी कि 20/4 किया तो 5 है। फिर मैंने दूसरा एक कॉमोडिटी और मैं यहाँ पर कंज्यूम करूँगा, तो मुझे एक कॉमोडिटी को और कंज्यूम करने से मार्जिन यूटिलिटी कितनी मिली, 18 मिल रही है। तो इससे फिर मैंने एम यू एम निकाला, तो कितना आएगा 4.5 आएगा, 18/4। फिर अगला नेक्स्ट कॉमोडिटी फिर मैं कंज्यूम करूँगा, थर्ड कॉमोडिटी, तो 16/4 करूँगा तो 4 कॉमोडिटी का सेटिस्फेक्शन, है ना, 4 आ गया। फिर 8/4 करूँगा, है ना, नेक्स्ट, तो फिर 2 आ जाएगा। फिर 0/4 0, 5/4 यानी कि 1.2, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि कौन सी यूनिट पे मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो रहा है, मेरा बैलेंस हो रहा है, ठीक है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब मैंने एक कॉमोडिटी का कंजप्शन किया था तो मुझे कितनी वर्थ मिल रही थी रुपये की, 5 रुपये की वर्थ मिल रही थी, है ना। जब मैं मतलब मैं खर्च क्या कर रहा था, 4 रुपये खर्च कर रहा था, और मतलब यहाँ पर 4 रुपये खर्च कर रहा था। तो 4 रुपये को खर्च, मतलब 4 रुपये का मतलब यहाँ पर ये है कि मैं एक कॉमोडिटी को परचेज़ कर रहा था। तो एक कॉमोडिटी को परचेज़ करने से मुझे 2 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए थी, लेकिन सेटिस्फेक्शन कितनी यूटिल्स की मिल रही है मुझे, 5 यूनिट की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ठीक है। फिर से यहाँ पर मैं यहाँ पर कितनी सेकंड यूनिट का मैंने कंजप्शन करा। जब मैंने सेकंड यूनिट का कंजप्शन करा तो मुझे कितनी यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए थी, 2 यूटिल्स की, क्योंकि एम यू एम हमारा 2 है, ठीक है। लेकिन हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, 4.5 की। फिर अगला जब मैंने थर्ड यूनिट का कंजप्शन करा तो मुझे कितनी यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए थी, 2 की, लेकिन मुझे कितनी यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, 4 की। फिर अगला मैंने जब 4th यूनिट का कंजप्शन किया तो मैं पे कितना कर रहा हूँ यहाँ पर, 2 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन के बराबर, लेकिन मुझे और मिल कितनी रही है, 2 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ठीक है। फिर जब मैं अगली यूनिट यहाँ पर 5th यूनिट का कंजप्शन कर रहा हूँ तो मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। फिर अगला 1.25 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मुझे 4th कॉमोडिटी पर कंजप्शन करके रुक जाना चाहिए मुझे, मतलब 4th के बाद मुझे 5th यूनिट का कंजप्शन नहीं करना चाहिए। 4th यूनिट तक का कंजप्शन अगर मैं करूँगा तो मैं इक्विलिब्रियम यानी कि एक बैलेंस स्टेट में रहूँगा। इक्विलिब्रियम का स्टेट का क्या मतलब है, स्टेट ऑफ बैलेंस, मतलब रुपये का वर्थ मिलेगा मुझे, है ना। जब मैं 1 रुपया खर्च कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना, जब मैं मेरी देखिए एम यू एम कितना था क्वेश्चन में स्टार्टिंग में जब हमने देखा था, तो यहाँ पर एम यू एम था 2 यूनिट का, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैंने एम यू एम निकाले हैं यहाँ पर 20/4, 18/4, 16/4, 8/4, 0/4 करके यहाँ पर मैंने एम यू एम निकाले हैं, ठीक है। तो वॉट आई पे, मैंने क्या पे कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो पे कर रहा हूँ पैसा, यानी कि 4 रुपीज़ 1 यूनिट में पे कर रहा हूँ, उसमें मुझे 1 रुपये का, मतलब 1 रुपये के हिसाब से 2 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पर पहले में 5 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर फ़ायदे में हूँ। फिर
मैंने जब सेकंड कॉमोडिटी का कंजप्शन करा तो मुझे 4.5 यूनिट का क्या कहते हैं सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो यहाँ पर भी मैं फ़ायदे में हूँ। फिर उसके बाद मुझे 4 यूनिट का कंजप्शन मतलब सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और 4th यूनिट पे मुझे एग्जैक्ट जितना मैं पे कर रहा हूँ उतना ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यानी कि 2 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो ये है स्टेट ऑफ बैलेंस, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहीं पे हमारा इक्विलिब्रियम स्टक होगा, है ना। ये जो स्टक होने की कंडीशन है मैं फिर से बताता हूँ, MUM इज इक्वल्स टू MUX अपॉन PX, है ना। ये एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन यहाँ पर सेटिस्फाई होती है, वहीं इक्विलिब्रियम हमारा बनता है। ठीक है, अब इसको अगर हम चाहें तो ग्राफिकल मेथड में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब अगर आपसे कहा गया कि आपके सामने न्यूमेरिकल है ना, और आपसे कहा गया कि भाई आप बताइए कि कंज्यूमर को कितनी कमोडिटी परचेज करनी चाहिए कि वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, एक बैलेंस कंडीशन में हो। ठीक है, कि मतलब उसको रुपये का वर्थ अपना मिले पूरा पूरा। ठीक है, तो ये इस चीज़ को आप वन कमोडिटी केस को आप ना यहाँ पर एक ग्राफ की मदद से भी फाइंड आउट कर सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, आपको टेबल जो गिवन होगा उसमें MUM तो होगी, ठीक है, प्लस प्राइस दे रखी होगी कमोडिटी की, कितनी होगी 4। आपको यहाँ पर करना क्या है, सिर्फ एक ग्राफ पेपर लेना है, उस पर ड्रॉ करना है MUX को। ठीक है, पहले एक एक्स एक्सिस बनाइए, वाई एक्सिस बनाइए। एक्स एक्सिस पर कमोडिटी बताइए यूनिट्स, यानी कि 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ऐसे करके आप एक्स एक्सिस पर यूनिट दिखाइए कमोडिटी की, कंजप्शन की। ठीक है, वाई एक्सिस पे आप क्या बनाएंगे, मार्जिन यूटिलिटी बनाएंगे और प्राइस बनाएंगे। तो हमने 1 2 3 4 का एक करके ऐसे बना दिया। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें सबसे पहले इस ग्राफ पे प्लॉट करना है MUX को मतलब मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी को हमें प्लॉट करना है। तो हम ये प्लॉट करेंगे, जब हम प्लॉट करेंगे तो ये आप देख रहे हैं A से स्टार्ट हुआ है ना, और ये पूरा कर्व नीचे की तरफ जा रहा है। आपको पता है कि जो MUX का कर्व होता है वो नीचे की तरफ जानता है ना, इवन 0 भी हो जाता है और नेगेटिव भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा, उसके बाद ये बना दिया आपने MUX का कर्व, है ना, ब्लू कलर की लाइन से दिख रहा है आपको। अब हमारा जो प्राइस है वो कैसा है, एक कमोडिटी पे भी, मतलब फर्स्ट कमोडिटी परचेज करी, प्राइस कितना था 4। सेकंड कमोडिटी परचेज करी, प्राइस कितना था 4। थर्ड कमोडिटी परचेज करी, प्राइस कितना था 4। फोर्थ पे भी सेम था, फिफ्थ पे भी सेम था, सिक्स पे भी सेम था। तो हमारा हर क्या कहते हैं कमोडिटी का जब मैं एडिशनल कंजप्शन करता था तो प्राइस सेम था। तो प्राइस की जो लाइन बनेगी वो कैसी बनेगी, बिल्कुल सीधी बनेगी। ठीक है, तो हम प्राइस का जो ग्राफ है वो प्लॉट कर लेंगे। तो जो प्राइस का जो ग्राफ बनेगा, ग्रीन कलर से देखिए, प्राइस की जो लाइन बन रही है वो प्राइस का कर्व है। तो जो प्राइस का जो यहाँ पर लाइन बन रही है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो ये ग्रीन कलर से आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर PX यानी कि प्राइस की लाइन और MUX की लाइन जहाँ पर एक दूसरे में आपस में काट रहे हैं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे C पॉइंट। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जब हम एक्स एक्सिस पर पहुंचेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, हमारा 4th यूनिट पे ज्वाइन हो रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि हम लोगों को यहाँ पर 4 यूनिट का कंजप्शन करना चाहिए था ना। तो ये था ग्राफिकल मेथड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पता करने का वन कमोडिटी केस का। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट केस है वो है 2 कमोडिटी केस, उसको देखते हैं। 2 कमोडिटी केस, ठीक है। एक सिचुएशन समझिए, कंसिडर सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर इज बाइंग कमोडिटी X एंड कमोडिटी Y विथ हिज गिवन इनकम। हाउ विल ही स्ट्राइक हिज इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। अगर कमोडिटी एक होती तो कंज्यूमर कैसे करता अपना स्ट्राइक इक्विलिब्रियम, MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUM इस फॉर्म, इस इक्वेशन से करता। दूसरी अगर होती तो कैसे करता, MUY अपॉन PY इक्वल्स टू MUM। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं इस चीज़ को कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, अभी तक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ने पढ़ा था वन कमोडिटी केस। एक कंज्यूमर के पास अगर गिवन इनकम है ना, और उसको एक ही कमोडिटी परचेज करनी है, और कितनी यूनिट उस कमोडिटी की परचेज करनी है, तो वो MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUM है ना। इस इक्वेशन से हम फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर मान के चलिए कि 2 कमोडिटी एक पर्सन को परचेज करनी है। ठीक है, अब उसके पास गिवन इनकम यहाँ पर लिमिटेड है ना, तो उसमें से वो मतलब कि 2 कमोडिटी की कितनी यूनिट्स को परचेज करे, और ऐसा परचेज करे मतलब कि कितनी यूनिट को परचेज करे कि वो अपना इक्विलिब्रियम में स्ट्राइक कर पाए। ठीक है, मतलब उस जितना वो पे करे उतना वर्थ उसको रिसीव हो। ठीक है, तो ये एक बैलेंसिंग कंडीशन हो यहाँ पर। तो इसको समझने के लिए जैसे मान के चलिए उसने फर्स्ट कमोडिटी खरीदी, यहाँ पर एक
कंज्यूमर ने, तो इसकी इक्वेशन बनी एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू एम यू एम। दूसरी उसने खरीदी तो उसकी क्या बनेगी, एम यू वाई अपॉन पी वाई इक्वल्स टू एम यू एम। दोनों इक्वेशन को जब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे तो हमारी टू कमोडिटी कंज्यूमर इक्वेशन की क्या बनेगी, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू एम यू वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल्स टू एम यू एम। ठीक है, इसको देखिए हम समझ सकते हैं, और इसको समझने के लिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल दिखाता हूँ, तो हम न्यूमेरिकल से इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, आपके सामने देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है स्क्रीन पे। ये जो एग्जाम्पल है इसमें देखते हैं, अर्नव है 88 रुपीज़ विथ हिम। ठीक है, अर्नव के पास कितनी है, 88 रुपीज़ है, एंड ही इंटेंड टू परचेज एक्स, गुड एक्स एंड गुड वाई, है ना। तो उसको गुड एक्स और गुड वाई परचेज करने हैं, है ना। मतलब कि 88 रुपीज़ हैं और दो चॉइस हैं उसके पास, टू कमोडिटीज़ हैं एक्स और वाई, है ना। आप चाहो तो यहाँ पर एक्स कमोडिटी को मैगी मान सकते हो आप, ठीक है, और वाई कमोडिटी को आप क्या मान सकते हो, चॉकलेट मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो अर्नव है उसको एक्स और वाई कमोडिटी, दो कमोडिटी परचेज करने उसके पास 88 रुपीज़ है। ठीक है, अच्छा, जो मार्केट प्राइस है एक्स कमोडिटी की, अगर आपने एक्स को अगर मैगी समझा है तो उसकी कितनी यूनिट है, मतलब क्या प्राइस है उसकी एक यूनिट की 8 रुपीज़, है ना। और वाई यूनिट की भी क्या प्राइस है, 8 रुपीज़, यानी कि चॉकलेट की प्राइस कितनी, 8 रुपीज़। अच्छा, अब आपके सामने यहाँ पर एक मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व दे रखा है ना, ये मार्जिनल यूटिलिटी दे रखी है एक्स की और मार्जिनल यूटिलिटी दे रखी है वाई की। एक्स का मतलब मैगी की और वाई का मतलब यहाँ पर किसकी, चॉकलेट की, है ना। और यूनिट्स, तो ये टेबल है इस टाइप से आपका। अब हमें ये देखना है कि अब ये समझना है हमें पहले तो, है ना, कितनी यूनिट का हम कंजप्शन करें कि हमारा काम हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक ये इक्वेशन है हमारे सामने, क्या इक्वेशन है, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू एम यू वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल्स टू एम यू एक्स। सो आपके सामने मैंने जो इक्वेशन बताई थी आपको, मतलब कि इक्विलिब्रियम कैसे स्ट्राइक होता है टू कमोडिटी केस में, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, एम यू वाई अपॉन पी वाई, ये यहाँ पर मैच हो जाए, वहीं पर एक बैलेंस का पॉइंट क्रिएट हो जाता है, यानी कि इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एम यू एक्स को हम जैसे एम यू एक्स आपके सामने है, इनको सबसे को प्राइस से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जब को सबको प्राइस से डिवाइड करा, 88 को करा 11 आया, है ना। फिर इसी प्रकार से मैंने 72 को करा 7 आएगा, फिर 64 को करेंगे 8 आएगा, फिर 56 को करते हैं यहाँ पर 7 आता है, 48 को 6 आएगा, 40 को करेंगे 5 आएगा, है ना। 32 को करेंगे 4 आएगा, 24 को करेंगे 3 आएगा, 16 को करते हैं 2 आएगा और 8 को करते हैं 1 आता है ना। सेम हम करेंगे यहाँ पर कमोडिटी वाई में, जिस कमोडिटी वाई को हमने चॉकलेट माना था। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारी कंडीशन के हिसाब से एम यू वाई अपॉन पी वाई, एम यू वाई यानी कि ये दे रखा है आपको सामने, और पी वाई जो हमारा था वो प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई यानी कि 8 रुपीज़ पर यूनिट थी। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करते हैं, 40 अपॉन 8 5, है ना, फिर 36 अपॉन 8 4.5, 24 अपॉन 8 3, 20 अपॉन 8 2.5, 16 अपॉन 8 2, 12 अपॉन 8 1.5, 8 अपॉन 8 1, है ना, 4 अपॉन 8 0.5, 0 अपॉन 8 0 एंड 0 अपॉन 8 0। तो यहाँ मैंने क्या किया, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स निकाल लिया और एम यू वाई अपॉन पी वाई निकाल लिया। ठीक है, तो मैंने याद रखिएगा कि ये टू कमोडिटी केस है, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम कैसे क्रिएट होगा, जहाँ पर पी यू एक्स अपॉन एम पी एक्स आएगा और एम यू वाई अपॉन पी वाई आएगा, है ना। तो एम यू एक्स अपॉन पी एक्स और एम यू वाई अपॉन पी वाई, तो इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम स्ट्रक होगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर मैंने ये डिवाइड कर करके निकाला हुआ है। ठीक है, तो पहला पॉइंट जहाँ पर ये दोनों सेम आ रहे हैं, देखिए 5 5 दोनों में सेम है। ठीक है, 5 कहाँ सेम है दोनों में, ये 6 यूनिट पे देखिए यहाँ पर कि अगर मैं कमोडिटी एक्स की 6 यूनिट का कंज्यूम करूँ, ठीक है, कमोडिटी जो है मेरी एक्स, उसका मैं 6 यूनिट का कंज्यूम करूँ, ठीक है, और कमोडिटी वाई की मैं अगर 1 यूनिट कंज्यूम करूँ, तो मैं यहाँ पे मेरा पहले इक्वेशन बन रहा है कि मैं कंज्यूम कि कमोडिटी एक्स की मैं कितनी यूनिट कंज्यूम करूँ। यहाँ पर हम लोग ये नोट कर लीजिए आप लोग कि 6 यूनिट, और कमोडिटी वाई की मैं कितनी यूनिट कंज्यूम कर रहा हूँ, 1 यूनिट। ठीक है, तो पहला कॉम्बिनेशन मेरा ये है। दूसरा देखिए कहाँ पर सेम हो रहा है, ये दूसरा सेम हो रहा है यहाँ पर कि 8 यूनिट पे सेम हो रहा है। यहाँ पर कितना आ रहा है, 3, है ना, और 3 यूनिट यहाँ पर कितना, और एम यू एक्स अपॉन पी वाई यहाँ पर सेम आ रहा है, 3rd यूनिट पे सेम आ रहा है, यानी कि 3 आ रहा है ना। तो 24 अपॉन 8 बराबर 3,
और 24/8 बराबर 3, तो 24/8 यानी कि एक्स की कितनी कॉमोडिटी यहाँ पर कंज्यूम कर सकता हूँ मैं, 8 कॉमोडिटी यहाँ पर एक्स की कंज्यूम कर सकता हूँ, ठीक है। और वाई की कितनी कॉमोडिटी यहाँ पर कंज्यूम कर सकता हूँ मैं, वाई की 3 कॉमोडिटी यहाँ पर कंज्यूम कर सकता हूँ। और आखिरी जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, वो देखिए कॉम्बिनेशन क्या है आपका, कि मैं x की सारी कॉमोडिटी यानी कि 10 कॉमोडिटी पूरी कंज्यूम कर लूँ यहाँ पर, तीसरा कॉम्बिनेशन ये है। और मैं y की यहाँ पर कितनी कॉमोडिटी कंज्यूम कर सकता हूँ, हमारी 7 कॉमोडिटी यहाँ पर मैं कंज्यूम कर सकता हूँ। तो ये 3 कॉम्बिनेशन है। देखते हैं अब इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही है जिसमें मेरा एक्सपेंडिचर बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। अब मेरे पास खर्च करने के लिए टोटल कितने रुपए थे, 88 रुपीज़ थे, ठीक है। तो पहली कॉमोडिटी, तो हमारा पहला, अगर मैं जो कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से अगर खर्चा करता हूँ तो मेरा कितना रुपए बैठेगा, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, 6 × 8 प्लस 1 × 8 यानी कि 56 रुपीज़। यानी कि पहले कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगर मैं 6 यूनिट एक्स कॉमोडिटी की और 1 यूनिट वाई कॉमोडिटी की परचेज करता हूँ तो 56 रुपीज़ का खर्चा होगा मेरा। दूसरा, यहाँ पर दूसरा जो कॉम्बिनेशन था वो 8 यूनिट और आपका 3 यूनिट का था, ठीक है। तो अगर मैं दूसरी के हिसाब से क्या कहते हैं, पहली कॉमोडिटी की, एक्स कॉमोडिटी की 8 यूनिट परचेज करता हूँ 64 रुपीज़, और दूसरी कॉमोडिटी की 3 यूनिट्स परचेज करता हूँ तो 24 रुपीज़ मिलावर 88 रुपीज़। यानी कि मेरे एक्सपेंडिचर के लिए मेरे पास कितने रुपए थे, 88 रुपीज़ थे। और मैं तीसरे अगर केस पर जाऊँ, यानी कि मेरा यहाँ पर इक्विलिब्रियम ऑलरेडी स्ट्रक हो गया, 88 सेम आ गया, लेकिन अगर मैं तीसरा केस और देखूँगा यहाँ पर, तीसरा कॉम्बिनेशन, तो वहाँ पर मेरा खर्चा 9 यूनिट और 5 यूनिट के हिसाब से कितना बैठ रहा है, 112 यूनिट बैठ रहा है। तो जो हमारा इक्विलिब्रियम स्ट्रक होगा वहाँ पर कि हम एक्स कॉमोडिटी की कितनी यूनिट परचेस करेंगे, 8 यूनिट परचेस करेंगे, और वाई जो कॉमोडिटी है उसकी हम कितनी यूनिट परचेस करेंगे, 3 यूनिट परचेस करेंगे। ऑल टुगेदर हम 88 रुपीज़ हमारे इस प्रकार से खर्चा करेंगे तो हम किस में आ जाएंगे, हमारी इक्विलिब्रियम के स्टेट हम यहाँ पर अटेन कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा दूसरा यानी कि 2 कॉमोडिटी केस, ठीक है। अच्छा, अब 2 कॉमोडिटी केस है, इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी यहाँ पर पता कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी है इसके लिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, हमारा डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन आप देख सकते हैं। ग्राफ के ऊपर पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे। देखिए एक्स एक्सिस जो हम बनाएंगे है ना, उसमें क्या है कि आपको पहले तो लेफ्ट हैंड साइड से एक्स कॉमोडिटी शो करनी है ना, और राइट हैंड साइड से वाई कॉमोडिटी शो करनी है, ठीक है। तो एक ही एक्स एक्सिस पे राइट हैंड साइड से एक्स कॉमोडिटी और लेफ्ट हैंड साइड से वाई कॉमोडिटी, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड से आपको वाई एक्सिस पर एम यू एक्स बनाना है और राइट साइड पर आपको एम यू वाई बनाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे एम यू एक्स का और एम यू वाई का ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। एम यू एक्स का जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो ग्रीन कलर से करेंगे, और जो एम यू वाई का यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई का ग्राफ जो हम प्लॉट करेंगे वो करेंगे ब्लू कलर से, है ना। ये दोनों ग्राफ आपस में देखिए जहाँ पर स्ट्रक कर रहे हैं एक दूसरे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे एक दूसरे को स्ट्रक कर रहे हैं, ठीक है। उसके कोरस्पॉन्डिंग हम वाई एक्सिस को यहाँ पर प्लॉट करेंगे। तो वाई एक्सिस को जैसे ही हम प्लॉट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो वाई एक्सिस पर जो एक्स कॉमोडिटी है वो 4 यूनिट शो कर रही है ना, और जो वाई कॉमोडिटी है वो 6 यूनिट शो कर रही है। तो इसका मतलब हमें यही कॉम्बिनेशन हमारा 2 कॉमोडिटी में भी यूज़ करना है। इतनी ही कॉमोडिटी हमें एक्स और वाई की क्या करनी है, परचेज करनी है। तो ये था हमारा consumer equilibrium 2 commodity case. The basic limitation of utility related to the basic conception of this analysis is that utility can be expressed in a cardinal number, है ना, implying that utility can be measured in utis, that is 1, 2 and 3, है ना. It is really possible. Do you think a consumer can express your satisfaction in terms of the numbers like 1, 2, 3, 4? Perhaps never, है ना. तो satisfaction at best can be ranked high or low, or it can be compared with 2 goods, है ना, or simultaneously consumed, which can simultaneously consume, है ना. It is hard to measure, है ना, that is given in this chapter, ठीक है. तो यहाँ पर जो चैप्टर हमने पढ़ा है यूटिलिटी एनालाइज, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यानी कि लिमिटेशन इसकी बेसिक फीचर में ही है ना. बेसिक फीचर में हमने ये पढ़ा था कि वी कैन मेजर द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ कॉमोडिटी. हाउ कैन वी मेजर? इट इज़ वेरी हार्ड टू मेजर द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर, है ना. कि अगर आप एक कंज्यूमर हो तो क्या आप एक्सप्रेस कर सकते हो अपनी सेटिस्फैक्शन को
1 2 3 4 इस टाइप के किसी नंबर में, है ना, तो बेस्ट यही है कि हम सेटिस्फैक्शन को अपनी क्या कर सकें, रैंक कर सकें, या हम अपनी सेटिस्फैक्शन को क्या कर सकें, यहाँ पर कंपेयर कर सकें। जैसे कि अ कप ऑफ टी विल गिव मी मोर सेटिस्फैक्शन देन अ कप ऑफ कॉफ़ी। तो टी और कॉफ़ी को मैंने कंपेयर कर लिया मैंने, तो हाई और लो कर सकता हूँ मैं, या कंपेयर कर सकता हूँ। सो हम यहाँ पे इन और शॉर्ट ये कह सकते हैं कि हम सेटिस्फैक्शन को मेजर नहीं कर सकते, और यही लिमिटेशन थी यूटिलिटी एनालिसिस की। नेक्स्ट चैप्टर में प्रोफेसर हिक्स ने यूटिलिटी को कंपेयर करने के बारे में बताया है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंट कर्व एनालिसिस।